अच्छा, मरासमस के बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्वाशरकोर। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो उन्होंने एक क्वाशरकोर का एक केस डिस्कस किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि 2 year old चाइल्ड प्रेजेंस विद प्रोग्रेसिव वेट लॉस। ठीक है, उस बच्चे का प्रोग्रेसिव वेट लॉस हो रहा है और इडिमा फीट पे है। ठीक है, प्रोग्रेसिवली उसका वेट लॉस होता जा रहा है और उसको फीट पर भी इडिमा मिल रहा है। जब एग्जामिनेशन की गई तो उसको मस्कुलर एट्रोफी है, मसल्स एट्रोफीड हैं, स्किन टर्गर जो है लॉस हो गया है और हाइपोथर्मिया। ठीक है, ही हैज़ अ डार्क डीस्क्वामेटिंग स्किन रैश ओवर मोस्ट प्रेशर पॉइंट्स ऑन द बॉडी। जो बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं ना, वहाँ पर इस बच्चे को डीस्क्वामेटिंग किस्म की स्किन रैश है, जहाँ से मतलब स्किन जो है डीस्क्वामेट हो रही है, शेड हो रही है, डार्क किस्म की डीस्क्वामेटिंग स्किन रैश। हिज हेयर इज़ वेरी थिन एंड रेडिश। मरासमस में हमने कहा हेयर के स्किन के चेंजेस जो हैं वो हमें इतने नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे स्किन पे हमें रैश भी मिलती है, डार्क डीस्क्वामेटिंग स्किन रैश, और हेयर इज़ वेरी थिन एंड रेडिश किस्म के। ठीक है, तो ये क्वाशरकोर का एक केस है। सबसे पहले तो बात करें, क्वाशरकोर जो है 1 to 5 years ऑफ एज वाले जो चाइल्ड है उनमें होता है, लेकिन ये अर्लियर या लेटर भी हो सकता है, बाद में या पहले भी हो सकता है। ठीक है, अर्लियर या लेटर भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर 1 to 5 years ऑफ एज वाले चाइल्ड जो हैं इसमें इडीमा ऑलवेज प्रेजेंट होगी, बट डू नॉट इन्वॉल्व द सीरियस कैविटीज़, जिस तरह पेरिटोनियल कैविटी, प्लूरल कैविटी, ये जो भी सीरियस कैविटीज़ हैं या पेरिकार्डियल कैविटी, उनको नहीं इन्वॉल्व करेगी। बाकी अदरवाइज बच्चे में इडीमा प्रेजेंट होगी। ठीक है, तीसरी बात ये कि सप्लाई ऑफ रिड्यूस्ड कैलोरीज में भी लिटिल लेस, बट प्रोटीन और ग्रोसली डेफिशिएंट। जो मेन इसमें रीज़न प्रॉब्लम होती है वो बच्चे की कैलोरीज जो है थोड़ी बहुत ही कम होंगी, टोटल जो वो कैलोरीज खा रहा है, लेकिन मेन वजह क्वाशरकोर की होती है कि उसकी डाइट में प्रोटीन्स कम है। ठीक है, प्रोटीन डाइट नहीं है, ये मेन इशू होता है। जिस तरह मरासमस में मेनली कैलोरीज़ का इशू था कि टोटल कैलोरीज़ ही कम ले रहा है, डाइट डेफिशिएंट है कैलोरीज़ में, यहाँ प्रोटीन्स का मेजर इशू है क्वाशरकोर में। ठीक है, अब जो साइंस ऑलवेज प्रेजेंट होंगे बच्चे में मरासमस क्वाशरकोर में, वो है कि जनरलाइज्ड इडिमा रहेगा बच्चे को। यहाँ पर देखिए फिगर भी बने हुए हैं जिसमें एक बच्चा दिखाया गया जिसको क्वाशरकोर है, तो इसको याद रखिएगा, हमेशा क्वाशरकोर वाले बच्चों में जनरलाइज्ड इडिमा मिलेगा आपको, उसमें ग्रोथ फेलियर मिलेगा, लेकिन ग्रोथ फेलियर जो है ना वो इस इडिमा की वजह से मास्क हो गया है, लेकिन इसको ग्रोथ फेलियर है। ठीक है, तीसरा, बच्चा जो है वीक होगा, वेस्टेड होगा, लेकिन इसको फिर भी थोड़ा बहुत सबकुटेनियस फैट होगा। ठीक है, वहाँ पे तो बिल्कुल एब्सेंट था सबकुटेनियस फैट, यहाँ पे थोड़ा बहुत होगा। और साइकोमोटर चेंजेस में अपैथी और इरिटेबिलिटी होगी, चिड़चिड़ा किस्म का होगा बच्चा। ठीक है, तो ये साइकोमोटर चेंजेस भी हैं। जनरल ये हमेशा चीज़ें, 4 चीज़ें बच्चों में आपको मिलेंगी क्वाशरकोर में: जनरलाइज्ड इडिमा, ग्रोथ फेलियर दैट इज़ मास्क्ड बाय इडिमा, चाइल्ड इज़ वीक एंड वेस्टेड बट सम सबकुटेनियस फैट, एंड साइकोमोटर चेंजेस में एपैथी एंड इरिटेबिलिटी। ठीक है, तो ये ऑलवेज होंगे प्रेजेंट। अब वो साइंस जो यूजुअली प्रेजेंट होते हैं, कभी कभार हमें मिल सकते हैं, उसमें सबसे पहला तो हेयर चेंजेस। क्वाशरकोर में बच्चों के हेयर जो है वो फाइन होंगे, स्ट्रेट होंगे और स्पार्स होंगे। ठीक है, डिस्कलर्ड किस्म की। देखिए यहाँ पर ये फिगर देखिए, ये बच्चे हैं जो इनको क्वाशरकोर है, तो इनके सबसे पहली बात जो यूजुअली इनमें साइन प्रेजेंट होंगे वो उनके हेयर चेंजेस हैं। एक तो पतले से होंगे, फाइन स्ट्रेट किस्म के, और स्पार्स हेयर होंगे, डिस्कलर्ड होंगे, देखिए डिस्कलरेशन। दूसरी बात जो इनमें कभी कभार हमें मिल सकती है वो है अनीमिया, क्योंकि आरबीसीज़ की इनएडिक्वेट प्रोडक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली इनकी प्रोटीन्स कम है, तो फिर इसमें कैलोरीज भी कम है थोड़ी बहुत, लेकिन मेन इशू तो प्रोटीन का है। लेकिन इनकी डाइट में आयरन स्टोर्स एक तो इनके लो होंगे और इनके फॉलिक एसिड के स्टोर्स कम होंगे। ठीक है, क्योंकि वो यूटिलाइज़ हो गए हैं, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की वजह से सब कुछ यूटिलाइज़ हो गया है, तो वो स्टोर्स लो हैं, तो अनीमिया हो रही है। दूसरी बात कि मेल न्यूट्रिशन में क्योंकि प्रोटीन्स की लो सप्लाई है इसलिए अनीमिया हो रहा है। एक तो प्रोटीन की लो सप्लाई है, दूसरा आयरन और फोलिक एसिड के स्टोर कम है, तीसरा हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन की भी वजह हो सकती है इन बच्चों को। हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन की वजह से इनमें जो है आपको मिलेगा ये। ठीक है, अनीमिया। और चौथी बात, मलेरिया की वजह से भी अनीमिया हो सकती है। ठीक है, ये देखिए बच्चे शोन है जिनको क्वाशरकोर है। अच्छा, इसके बाद लूज़ स्टूल, एक और चीज़ जो हमें कभी कभार यूजुअली मिलती है क्वाशरकोर में, लूज़ स्टूल्स इनको इन्फेक्टिव डायरिया की वजह से हो सकता है। ठीक है, और सेकेंडरी लैक्टेज डेफिशिएंसीज़ की वजह से। ठीक है, सेकेंडरी लैक्टेज डेफिशिएंसी से इनको लूज़ स्टूल होगा। यहाँ पे भी बच्चा दिखाया गया जिसको देखें स्पार्स हेयर, क्वाशरकोर में अनीमिया जो है फ्लैग साइन होता है हेयर में, मून फेस, फैटी लिवर होगा इनका, स्वॉलन एब्डोमेन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट, स्वॉलन एब्डोमेन, और स्वेलिंग ऑफ द लेग्स यानी जनरलाइज्ड इडिमा। तो हम जो यूजुअली साइन देख रहे थे उसमें हेयर चेंजेस है, अनीमिया है, लूज़ स्टूल है, तो ये साइन यूजुअली होंगे। अब ओकेजनली जो साइन होंगे ना, ओकेजनली हमें इनकी जो स्किन है ना उसमें फ्लेक्स की तरह फ्लेकी पेंट
डर्माटाइटिस होगी, या तो हाइपोपिगमेंटेड स्किन होगी या फिर हाइपर पिगमेंटेशन कवर्ड एरियाज़ पे, ठीक है। तो फ्लेकी पेंट डर्माटाइटिस, हाइपो या हाइपर पिगमेंटेशन। इसके अलावा स्किन पे अल्सर्स मिल सकते हैं या ओपन सोर्स मौजूद हो सकते हैं, जख्म। वाइटामिन की डेफिशिएंसी के साइन हमें स्किन पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये ओकेजनली एक स्किन साइन है, दूसरा ओकेजनली एक लिवर का साइन है। लिवर इनका इनलार्ज हो जाता है फैटी इन्फिल्ट्रेशन की वजह से, इनलार्ज लिवर, ठीक हो गया। दैट्स इट। अब जो है यहाँ पे एक अच्छा सा टेबल बना हुआ है जिसमें डिफरेंस है मरासमस का और क्वाशरकोर का, कि आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हो। उसको भी हम अगर विजुअली देखें तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अच्छा, इस फिगर से हम कंपेयर कर लेते हैं कि क्वाशरकोर जो है उसमें बच्चा, याद रखें, अंडर वेट होता है, लेकिन मरासमस में एक्सट्रीमली अंडर वेट होगा, बिलो 60%, ठीक है। यहाँ अंडर वेट है लेकिन मरासमस एक्सट्रीमली अंडर वेट। क्वाशरकोर में इडीमा ऑलवेज प्रेजेंट होगी, एब्डोमेन में जनरलाइज्ड, ठीक है, असाइटीज़ है, ठीक है, लेकिन मरासमस में इडीमा एब्सेंट होती है। क्वाशरकोर में थिन लीन मसल्स होंगे, फैट प्रेजेंट लेकिन है, थोड़ा बहुत है। यहाँ पर मसल वेस्टिंग मरासमस में बहुत ज़्यादा होगी, सबकुटेनियस फैट भी देखें बिल्कुल लॉस हो गया है, ठीक है। क्वाशरकोर वाले बच्चों का मून फेस होता है, पफ़ी किस्म का मून फेस इडीमा की वजह से, लेकिन मरासमस की अपीयरेंस सिमियन होती है, बिल्कुल मोंकी फेस की तरह या लिटिल मैन ओल्ड फेस की तरह, लिटिल ओल्ड मैन की तरह या मोंकी फेस, ठीक है। इसी तरह बालों के चेंजेस पे आ जाए, हेयर चेंजेस, मैंने आपको बताया कि इनके क्वाशरकोर में हेयर चेंजेस मौजूद हैं जिसमें फ़ाइन, स्ट्रेट हेयर, स्पार्स और डिस्कलरेड, लेकिन यहाँ पे हेयर नॉर्मल होंगे मरासमस का, ठीक है, थोड़ा बहुत हेयर लॉस मिल सकता है। क्वाशरकोर की मिजरेबल लुक है, एपैथिक है। मरासमस का फेस फिर भी अलर्ट दिख रहा है, ठीक है, ये मिजरेबल और एपैथिक दिखते हैं। क्वाशरकोर की एपेटाइट पुअर होगी, यहाँ हमने पढ़ा था मरासमस में गुड एपेटाइट होती है, बेटर होती है, लेकिन क्वाशरकोर में पुअर एपेटाइट होगी, एनोरेक्सिक होंगी ये, ठीक है। और स्किन पे मैंने आपको बताया स्केली स्किन, देखिए यहाँ पे फिगर भी बना हुआ है, स्केली स्किन है और फ्लेकी पेंट डर्माटाइटिस इनको मौजूद होगी क्वाशरकोर में, लेकिन मरासमस में स्किन बिल्कुल नॉर्मल होती है, ना स्किन के चेंजेस मिलते हैं ना हमें हेयर के चेंजेस मिलते हैं, ठीक है। और क्वाशरकोर की स्किन शाइनी होगी, एडिमेटस किस्म की, और ये फ्लेकी पेंट डर्माटाइटिस भी मिलेगा, लेकिन मरासमस की स्किन लूज़ होगी, रिंकल्ड किस्म की स्किन होगी, ठीक है। तो ये की डिफ्रेंशिएशन है मरासमस और क्वाशरकोर की, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइवा के लिहाज से भी, ये दोनों प्रोटीन, एनर्जी, मैल न्यूट्रिशन। अब मरासमस के कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाए, मरासमस हुआ है बच्चे को तो उसको हाइपोथर्मिया हो सकता है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन में हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, ब्लड शुगर लो हो सकती है। मरासमस में बच्चा कार्डियक शॉक, कार्डियक फेलियर में जा सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। इन्फेक्शंस होंगे जैसे डायरिया वगैरह, ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशंस है। मरासमस हुआ है उसको प्रोटीन, एनर्जी, मैल न्यूट्रिशन, तो उसको ये चीज़ें होंगी, कार्डियक फेलियर, इन्फेक्शंस, हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपोथर्मिया, ठीक है। इसके अलावा इनको विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, उसके नतीजे में कॉर्नियल क्लाउडिंग, अल्सरेशन, ठीक है। और इसके अलावा ओवरऑल ये हम देख रहे हैं ना, दोनों की ही कॉम्प्लिकेशंस देख रहे हैं, मरासमस और क्वाशरकोर की, ठीक है। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी, सीवियर एनीमिया, डर्माटोसिस, वाटरी डायरिया होगा, वॉमिटिंग होगी और डिहाइड्रेशन हो सकती है, और एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो स्पेशली क्वाशरकोर में मिलती है, ठीक है। तो अब हम कैसे मैनेज करेंगे सीवियर मैल न्यूट्रिशन को। अब मैनेजमेंट पे आ जाए, देखिए सक्सेसफुल मैनेजमेंट जो है ना, सीवियरली मैल नरिश बच्चे की अच्छे से अगर हमने मैनेजमेंट करनी है तो उसमें दोनों आता है, मेडिकल भी और सोशल प्रॉब्लम्स को हमने रिकॉग्नाइज करना है, करेक्ट करना है, ठीक है, मेडिकल एंड सोशल। अगर इलनेस जो है वो इलनेस जो है अच्छा, वैसे मेडिकल और सोशल दोनों प्रॉब्लम्स को करेक्ट करेंगे। अगर इलनेस सिर्फ जो है मेडिकल डिसऑर्डर की तरह व्यू हो रही है तो बच्चा जो है वो रिलैप्स भी कर सकता है जब वो घर चला जाएगा, ठीक है। अगर आप उसको मेडिकल डिसऑर्डर समझ के ट्रीट कर लोगे तो वो रिलैप्स की फॉर्म में दोबारा होगी और घर जाएगा दोबारा उसको मसला होगा। तो बाकी बच्चे और फैमिली जो है वो रिस्क पर होते हैं फॉर डेवलपिंग द सेम प्रॉब्लम, क्योंकि वही वजूहत बाकी बच्चों में भी हो सकती हैं। इसी बच्चे के बहन भाई वो भी ऑब्वियसली मैल न्यूट्रिशन से सफ़र कर सकते हैं, पॉवर्टी की वजह से या जो भी फैक्टर्स हमने देखे, तो इसलिए वो भी अफेक्ट हो सकते हैं। अब इनिशियल ट्रीटमेंट है, रिहेबिलिटेशन और फिर फॉलोअप। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले 2 से 3 दिन तक जो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है उसमें हमने लाइफ थ्रेटनिंग जो प्रॉब्लम्स हैं और जो कॉम्प्लिकेशंस इनकी हमने देखी मरासमस और क्वाशरकोर की, उनको हमने आइडेंटिफाई करना होता है और हॉस्पिटल में ट्रीट करना होता है। लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम जैसे बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, इन्फेक्शन और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस, ठीक है, ये इसमें हमने आइडेंटिफाई करके मैनेज करना है।
फिर हमने याद रखें जो भी स्पेसिफिक डेफिशिएंसीज़ हैं विटामिन्स की, मिनरल्स की, उनको करेक्ट करना है, ठीक है। इसी के अलावा जो मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ है वो सारी हम करेक्ट करेंगे। फीडिंग हैज़ बिगन, ठीक है, फीडिंग इसको स्टार्ट करवा देंगे। तो ये इनिशियल 2 से 3 दिन तक यही ट्रीटमेंट चलता है लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स का, डेफिशिएंसीज, मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ एंड फीडिंग। फिर आता है रिहैबिलिटेशन। 3 से 7 दिन अगले जो है उसमें अर्ली रिहैबिलिटेशन होती है, 2 से 6 हफ्तों तक लेट रिहैबिलिटेशन। उसमें क्या होता है, यानी पहले 3 से 7 हम अर्ली रिहैबिलिटेशन करेंगे, फिर अगले 2 से 6 हफ्ते लेट रिहैबिलिटेशन चलेगी। इसमें इंटेंसिव फीडिंग दी जाती है बच्चे को, ताकि जो भी उसका लॉस्ट वज़न है, जो लॉस हो गया है, वो उसका रिकवर हो। तो इंटेंस फीडिंग का ये फेज़ होगा, ठीक है, इंटेंस फीडिंग करवाई जाएगी। इमोशनल और फिज़िकल स्टिमुलेशन उसकी बढ़ाई जाएगी। मदर को भी हम ट्रेन करेंगे कि वो घर पर किस तरह से केयर करेगी। और इसके अलावा प्रिपरेशंस आर मेड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, बच्चे को डिस्चार्ज करने के लिए भी हम प्रिपरेशंस बताएंगे। देन थर्ड स्टेप आता है फॉलोअप, जो 4 से 6 महीनों का है। देखिए इस पर ऐसे क्यों भी आता है इसकी मैनेजमेंट पे, तो उसको आपने अच्छी तरह से याद करना है कि इनिशियल ट्रीटमेंट है 2 से 3 दिन का, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी, डेफिशिएंसी, इनको करेक्ट किया, फीडिंग स्टार्ट की। रीहैब में इंटेंस फीडिंग चलेगी, इमोशनल फिजिकल स्टिमुलेशन, मदर को भी ट्रेन किया और प्रिपरेशंस बनाई जाएंगी, फिर बच्चे को डिस्चार्ज करेंगे। अब फॉलोअप का जो है ना 4 से 6 माह बाद बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया, और चाइल्ड की फैमिली को कहेंगे कि वो फॉलोअप पर आएँ ताकि दोबारा ये कंडीशन ना हो, रिलैप्स ना हो, ठीक है। एंड अज्यूम द कंटिन्यूड फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। उसको कंटिन्यू करने के लिए आपने 4 से 6 माह बाद दोबारा फॉलोअप पे आना है, ठीक हो गया। फिर आ जाए एमरजेंसी ट्रीटमेंट, फर्स्ट फेज़। अब इसमें जो मैंने आपको बताया ना कि शुरू में जो हम इनिशियल ट्रीटमेंट 2 से 3 दिन का लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स को इनको करेक्ट करना होता है, तो एमरजेंसी ट्रीटमेंट भी उसी में आ जाता है फर्स्ट फेज़ में, कि इनिशियल ट्रीटमेंट में हमने बच्चे को जल्द से जल्द हॉस्पिटल दाखिल करना होता है, एडमिट करना होता है, और ये तब तक चलेगा जब तक बच्चे की कंडीशन स्टेबल नहीं हो जाती, ठीक है। एडमिट किया जब तक स्टेबल नहीं हो जाता और उसकी भूख जो है रिटर्न नहीं हो जाती। जिस तरह मरासमस में तो फिर भी जो है एपेटाइट गुड थी, लेकिन क्वाशरकोर में लॉस ऑफ एपेटाइट था, तो जब तक उसकी भूख सही नहीं हो जाती, एपेटाइट अच्छी नहीं हो जाती, तब तक हम उसको, और स्टेबल नहीं हो जाता, एडमिट करेंगे। तो ये 2 से 7 दिनों तक एडमिट होता है बच्चा। अगर ये इनिशियल फेज़ लंबा चल गया, 10 दिनों से ज़्यादा टाइम लग गया उसको ठीक होने में, तो उसका मतलब है बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ही इज़ फेलिंग टू रिस्पॉन्ड। उसकी एपेटाइट सही नहीं हुई, स्टेबल नहीं हो रहा, तो फेलिंग टू रिस्पॉन्ड। अब प्रिंसिपल जो टास्क होता है इस इनिशियल ट्रीटमेंट में, वो हमने क्या करना होता है, हमने उसको हाइपोग्लाइसीमिया से बचाना है, प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। उसको हाइपोथर्मिया से भी बचाना है। इसी तरह डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी, डिहाइड्रेशन से बचाना, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस रीस्टोर करना है। इंसिपिएंट और डेवलप्ड सेप्टिक शॉक अगर है, अगर होने वाला है या डेवलप हो गया है या होने वाला है, उस सेप्टिक शॉक को हम ट्रीट करेंगे अगर मौजूद है। बच्चे को फीड करवाएंगे, ठीक है। इन्फेक्शन अगर है उसको ट्रीट करेंगे, और अगर कोई और ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें विटामिन्स की डेफिशिएंसी, सीवियर अनीमिया, हार्ट फेलियर, तो कोई अदर प्रॉब्लम्स को भी हमने जल्द से जल्द करेक्ट करना है, ट्रीट करना है, ठीक है। ये एमरजेंसी ट्रीटमेंट। एमरजेंसी जब हमने बच्चे को दाखिल किया, स्टेबल और एपेटाइट तक हमने उसको एडमिट रखना है। अगर नहीं हो रहा ठीक, तो 10 दिनों से ज़्यादा लग रहा है टाइम, तो मतलब फ़ेल हो गया रिस्पॉन्ड करना, तो इनिशियल ट्रीटमेंट में हमने जो चीज़ें उसको ट्रीट करनी है, उसको स्टेबल करने के लिए, एपेटाइट सही करने के लिए, उसकी हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करना है, हाइपोथर्मिया नहीं होने देना, एडमिट है ना, ये चीज़ें उसको प्रिवेंट करनी है। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सेप्टिक शॉक, फीडिंग ऑफ द चाइल्ड, इन्फेक्शन एंड अदर प्रॉब्लम्स। अब इस तरह के पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, इन बच्चों को यानी हॉस्पिटलाइजेशन की, और केयरफुल एवेल्यूएशन फॉर कॉम्प्लिकेशंस के लिए हम एवेल्यूएट करते रहेंगे, जैसे डिहाइड्रेशन ना हो जाए, अक्यूट इन्फेक्शन, तो जो उसकी ज़िंदगी को, लाइफ को थ्रेटन कर सकती है, उनके लिए हमने एवेल्यूएट करना है, ठीक है। इनको हॉस्पिटलाइज करके इस तरह हम ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा आईवी में ग्लूकोज भी दे सकते हैं हम, आईवी फ्लूइड्स देंगे शॉक के लिए, ग्लूकोज देंगे आईवी में, और ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। अब हमारी जो मेन प्रिंसिपल्स है ना मैनेजमेंट की, वो यहाँ पे इसने आगे एक्सप्लेन की है, कि सबसे पहले तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस, ठीक है। फिर हम देखेंगे हाइपोग्लाइसीमिया को कैसे करेंगे, इन्फेक्शन कंट्रोल, हाइपोथर्मिया, सीवियर अनीमिया, कॉर्नियल क्लाउडिंग अगर हो गई है, अल्सरेशन, उसको डाइटरी मैनेजमेंट किस तरह करनी है, इन सब को हम अब इलेबोरेट करेंगे, डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो किस तरह से हम ये एमरजेंसी ट्रीटमेंट कर रहे थे फर्स्ट फेज़, उसी की डिटेल है आगे सारी। तो सबसे पहले फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस।
देखिए आईवी में इन्फ्यूजन देते हैं ना, आईवी रिहाइड्रेशन, ये सिर्फ तब इंडिकेट किया जाता है जब सिवियरली मेल नरिश चाइल्ड हो और वो सर्कुलेटरी कोलैप्स हो रहा है उसको। क्यों? सिवियर डिहाइड्रेशन की वजह से या सेप्टिक शॉक की वजह से। अगर इतना डिहाइड्रेटेड है कि उसको सर्कुलेटरी कोलैप्स होने का चांस है, तो उसमें फिर हम आईवी में देते हैं रिहाइड्रेशन। ठीक है, आईवी लाइन लगा के रिंगर लैक्टेट वगैरह चलाएंगे, क्या वो देखेंगे। अब आईवी फ्लूइड्स जो है वो फ्लूइड ओवरलोड करवा सकते हैं आसानी से, हार्ट फेलियर करवा सकते हैं सिवियरली मेल नरिश चाइल्ड में। ठीक है, तो इसीलिए आईवी फ्लूइड सिर्फ हम तब देंगे बच्चों को जिनको साइन ऑफ शॉक डेवलप कर रहा है, याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें हार्ट फेलियर हो सकता है, फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, तो आईवी खतरनाक भी हो सकता है। अगर सिर्फ आपको साइंस ऑफ शॉक मिल रहे हैं तभी आप आईवी के ज़रिए इसके इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड बैलेंस करोगे। तो वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस यूज़ किए जाते हैं, या तो रिंगर लैक्टेट दिया जाता है आईवी में विद 5% एक्सट्रोज, या नॉर्मल स्लाइन 0.9% विद 5% एक्सट्रोज, या हाफ स्ट्रेंथ का डायरोज सॉल्यूशन विद दी 5% एक्सट्रोज। इन तीनों में से कोई एक हम आईवी में इसको लगा सकते हैं। अच्छा, इसका आप किस तरह देना है, 15 ml पर kg के हिसाब से हम देंगे आईवी में ओवर 1 आवर, और फिर बच्चे को हमने केयरफुली मॉनिटर करते रहना है कि ओवर हाइड्रेशन ना हो जाए। ओवर हाइड्रेशन होगा तो सर्कुलेटरी फ्लूइड ओवरलोड और हार्ट फेलियर वगैरह हो सकता है, तो इसीलिए हम 1 घंटे तक देंगे 15 ml पर kg के हिसाब से। फिर 1 घंटे के बाद दोबारा बच्चे को रीअसेस करेंगे। अगर अभी भी 1 घंटे के बाद भी जो है बच्चा जो है सिवियरली डिहाइड्रेटेड आपको लग रहा है, तो फिर दोबारा हमने आईवी ट्रीटमेंट रिपीट करना है। ठीक है, 15 ml पर kg ही देंगे ओवर 1 आवर, रिपीट करेंगे, और फिर हम स्विच कर देंगे रिसोमाल की तरफ ओरली या फिर बाय एनजी ट्यूब। यानी आईवी में दोबारा हमने जो है 15 ml पर kg के हिसाब से 1 घंटे तक उसको दोबारा आईवी ट्रीटमेंट दिया, और फिर स्विच हम कर देंगे ओरल की तरफ आएंगे या एनजी ट्यूब के ज़रिए उसको रिसोमाल देंगे। ठीक है, रिसोमाल एक्चुअली ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ही होता है, ORS ही होता है, जो सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन के लिए दिया जाता है। ठीक है, रिसोमाल के नाम से आता है, एक किस्म का ORS है। देयर शुड बी इम्प्रूवमेंट विद आईवी ट्रीटमेंट एंड हिज और हर रेस्पिरेटरी एंड पल्स रेट शुड फॉल, क्योंकि ऑब्वियसली डिहाइड्रेट होता है, रेस्पिरेटरी और पल्स ये बढ़ जाती हैं, इंक्रीज़ होती हैं, तो जैसे ही अगर रिहाइड्रेट होगा तो ये फॉल करेंगे। ठीक है, अब लो होंगी, नॉर्मलाइज होंगी। In this case, if the child failed to improve after the first IV treatment, पहले आईवी ट्रीटमेंट पे अगर वो इम्प्रूव नहीं हुआ और उसकी रेडियल पल्स अभी तक आपको एब्सेंट मिल रही है, तो आप अज्यूम करें कि ये चाइल्ड जो है वो सेप्टिक शॉक में है, और फिर आपने उस हिसाब से उसको ट्रीट करना है। ठीक है, आपको अभी भी अगर पल्स एब्सेंट मिल रही है, मतलब उसने इम्प्रूव नहीं किया, तो इट मीन्स कि वो बच्चा सेप्टिक शॉक में चला गया है। अब उसको वो वाला ट्रीटमेंट देंगे सेप्टिक शॉक का। अच्छा, रिसोमाल मैं आपको दिखाती भी हूँ, यहाँ पर इसकी पिक्चर भी है। रिसोमाल ये एक रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ही होता है। देखिए, रिसोमाल ये रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है बच्चों के लिए जिनको सिवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन होती है। ठीक है, उनके लिए होता है। अब ये मॉडिफिकेशन है, जो स्टैंडर्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस आते हैं ORS, उसी की ही एक मॉडिफिकेशन है, और ये WHO ने रिकमेंड किया है रिसोमाल। ठीक है, रिसोमाल में सोडियम कम होता है, शुगर ज़्यादा होती है, पोटेशियम भी ज़्यादा होता है बनिस्बत ORS के। ठीक है, सोडियम कम होता है, और उन बच्चों को देते हैं, इंटेंटेड उनके लिए जिनको सिवियरली मेल नरिश बच्चे हों, जिनको डायरिया हो। ठीक है, माउथ के ज़रिए भी दे सकते हैं रिसोमाल, या नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के ज़रिए। याद रखिए कि इसमें हमने फिर स्टैंडर्ड ORS जो है मेल नरिश चिल्ड्रंस को हम नहीं देते, जो सिवियरली मेल नरिश है ना, उनको वो स्टैंडर्ड ORS नहीं देते, ये रिसोमाल देते हैं। तो ये हो गया कि हम किस तरह से फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट देंगे। अच्छा, अब रिसोमाल के कंटेंट जो है रिसोमाल के एज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्टैंडर्ड ORS, वो देख लें। यहाँ पर टेबल बना हुआ है इसका। वाटर 2 लीटर्स, ठीक है। WHO का ORS 1 लीटर का एक पैक आता है, 1 लीटर में बनाने के लिए एक पैकेट आता है, ठीक है। शुगर आप लेंगे 50 ग्राम, और मिनरल मिक्स सॉल्यूशन 40 ml और 1 लेवल्ड स्कूप CMV कंबाइंड मिनरल मिक्स। ये चीज़ें यानी रिसोमाल में पड़ी हुई हैं, ये इन चीज़ों का बनता है, ठीक है। 2 लीटर वाटर आप लेते हो रिसोमाल बनाने के लिए, एक WHO ORS लेते हो 1 लीटर पैक, शुगर 50 ग्राम और मिनरल मिक्स सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप खुद भी ORS की मदद से, यानी आपके पास रिसोमाल नहीं है तो आप ORS से रिसोमाल बना सकते हो। वही स्टैंडर्ड WHO वाला ORS लेके 2 लीटर पानी लिया, 50 ग्राम शुगर
और 40 ml जितना कंबाइंड मिनरल मिक्स। अब वो बच्चा जिसको डिहाइड्रेशन है लेकिन आपको साइन ऑफ शॉक नहीं मिल रहा, तो उस बच्चे को आपने रिसोमाल कैसे देना है, बेस्ड ऑन द चाइल्ड वेट, उस बच्चे के वज़न के हिसाब से आप उसको रिसोमाल दोगे। जो डिहाइड्रेटेड तो है लेकिन उसको शॉक के साइंस नहीं है, तो आप उसको रिसोमाल इस तरह से दोगे। अगर यानी ये टेबल बना हुआ है, इसमें देखिए अमाउंट ऑफ रिसोमाल गिवन टू द पेशेंट, हाउ ऑफन टू गिव रिसोमाल, हर आधे घंटे पे पहले 2 घंटे। बच्चा आया है, ठीक है, साइंस ऑफ शॉक नहीं है लेकिन डिहाइड्रेशन है, तो पहले 2 घंटे आप उसको आधे 30 मिनट्स पे दोगे रिसोमाल, ठीक है। और 30 मिनट पे कितनी अमाउंट देनी है आपने, 5 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से, जितने kgs का भी है फिर वो बच्चा हर kg पे 5 ml पर kg के हिसाब से, ठीक है। और इसके अलावा गिव आवर फॉर अप टू 10 आवर्स, आवर तक आपने देना है, घंटे तक, तकरीबन 10 घंटों तक आप उसको दोगे 5 से 10 ml पर kg के हिसाब से, ठीक है, एवरी आवर दोगे। तो पहले 2 घंटे हर 30 मिनट्स पे दे रहे हो, 5 ml पर kg डोज दे रहे हो, लेकिन उसके बाद जो है हर घंटे पे दोगे, पहले आधे घंटे पे था, फिर हर घंटे पे 10 घंटों तक आपने उसको रिसोमाल देना है और उसमें 5 to 10 ml पर kg देना है, ठीक है। अब जो अमाउंट इस रेंज में ऑफ़र करनी होती है वो बच्चे की विलिंगनेस पे होता है टू ड्रिंक एंड द अमाउंट ऑफ ऑन गोइंग लॉस इन द स्टूल, यानी सपोज़ उसको डायरिया चल रहे हैं तो जितना उसका स्टूल में भी लॉस हो रहा है और बच्चा कितना विलिंग है पीने के लिए, तो उस हिसाब से हम देते हैं, अमाउंट उतनी देंगे। अगर बच्चे ने ऑलरेडी आईवी फ्लूइड रिसीव किए हैं, हमने कहा था ना कि हम आईवी देते हैं फिर हम स्विच करते हैं रिसोमाल की तरफ, तो अगर उसने आईवी फ्लूइड रिसीव किए हैं शॉक के लिए और फिर हमने स्विचिंग की है रिसोमाल की तरफ, तो ओमिट द फर्स्ट 2 आवर, तो उसमें हम ये वाला स्टेप नहीं करेंगे, पहले 2 आवर्स वाला, डायरेक्टली हम उसको हर घंटे पे 10 घंटों तक उसको 5 to 10 ml पर kg के हिसाब से देंगे, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ी सी याद रखिएगा, अगर आईवी फ्लूइड रिसीव हुए हैं तो फिर जो है हम पहले 2 आवर्स वाला स्टेप ओमिट करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। रिप्लेस द ऑन गोइंग लॉस विद 30 ml ऑफ द रिसोमाल, ठीक है, जितना भी लॉस हो रहा है उसको 30 ml रिसोमाल पर वाटरी स्टूल फॉर एडिमेटस चिल्ड्रन एंड विथ 50 to 100 ml, पहले 30 ml उनके लिए जिनको एडिमेटस बच्चा है, यानी जिस तरह क्वाशरकोर में है और एडिमेटस बच्चा है उसके वाटरी स्टूल्स चल रहे हैं, तो उसको आपने 30 ml रिसोमाल लगाना है, ठीक है, देना है उसको। और जबकि नॉन एडिमेटस बच्चे के लिए 50 to 100 ml देना है अंडर 2 years एंड 100 to 200 ml नॉन एडिमेटस जो 2 साल से बड़ा बच्चा है, यानी 2 साल से ही बड़ा बच्चा है, ठीक है, 2 साल से अगर बड़ा है तो उसको 200 ml देंगे, नॉन एडिमेटस की बात हो रही है, नॉन एडिमेटस में 2 साल से बड़ा है तो 100 to 200 ml, छोटा है तो 50 to 100 ml, ठीक है। लेकिन अब एडिमेटस है तो सिर्फ 30 ml देंगे, ठीक है। हर वाटरी स्टूल के बाद हमने रिप्लेस करना है, जाहिर सी बात है वाटर लॉस हुआ है, हर स्टूल जैसे पास करेगा वाटरी स्टूल आएगा डायरिया का, तो उसके बाद हमने देना है, ठीक हो क्या। तो ये पूरा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो गया। इन समरी जो डिहाइड्रेशन है, इसमें डिहाइड्रेशन को हम पहले 12 आवर्स में हमने करेक्ट कर लेना होता है। माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन को ORS से ही करेक्ट कर सकते हैं, सिवियर है और शॉक जो है, अगर शॉक हो रहा है तो उसमें आईवी थेरेपी देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमने सोडियम एडिमेटस चाइल्ड को कभी नहीं देना, जिस तरह रिसोमाल में भी सोडियम कम होता है तो ये ज़्यादा अच्छा है, सोडियम एडिमेटस को नहीं देंगे। और एक्स्ट्रा पोटेशियम देते हैं 3.4 मिलीमोल पर kg पर डे इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए, और एक्स्ट्रा मैग्नीशियम भी देते हैं 0.4 से 0.6 मिलीमोल kg पर डे, ठीक है। अब आ जाए हाइपोग्लाइसीमिया को कैसे करेंगे मैनेज। मेल न्यूट्रिशन है बच्चे को, सिवियर मेल न्यूट्रिशन में हाइपोग्लाइसीमिया होगी। सारे जो सिवियरली मेल न्यूट्रिशन बच्चे होते हैं ना, वो हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप करने के लिए रिस्क पर होते हैं, यानी उनकी ब्लड ग्लूकोज अगर 54 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम चली जाती है तो मतलब वो हाइपो में चले गए। तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉज है, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से डेथ हो सकती है ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 days ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। मैंने आपको बताया ना पहले 2 से 3 दिन इनिशियल ट्रीटमेंट चलता है, जो इनिशियल ट्रीटमेंट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, इन्फेक्शन, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस उनके लिए, तो उन पहले 2 दिनों में अगर इस हाइपोग्लाइसीमिया को सही ना किया तो बच्चे की डेथ हो सकती है। क्यों होती है ये हाइपोग्लाइसीमिया? एक्चुअली या तो बच्चे को कोई सीरियस किस्म का सिस्टमिक इन्फेक्शन है, सीवियरली मेल न्यूट्रिशन है ना, तो कोई सीरियस सिस्टमिक इन्फेक्शन हो सकता है तभी हाइपो में गया है, या फिर बच्चे ने खाया पिया ही नहीं है 4 से 6 घंटों तक, मेलनरिश्ड बच्चे ने 4 से 6 घंटों तक कुछ नहीं खाया, तो उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए बच्चों को हर 2 से 3 घंटों के बाद दिन और रात खिलाना है, डे एंड नाइट, हर 2-3 घंटों बाद,
ठीक है। अब आपको पता कैसे चले साइंस कौन से डेवलप होंगे हाइपोग्लाइसीमिया के? बच्चे का बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी 36.5 से कम होगा, एक ये साइन है। लेथार्जिक होगा, ड्राउजी सा चक्कर आ रहे होंगे, ठीक है। लिम्पीनेस और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोश भी हो सकता है, और पसीने आएंगे, स्वेटिंग। तो ये सारे साइंस हैं हाइपोग्लाइसीमिया के। तो इसको प्रिवेंट का यही है, हर 2-3 घंटों के बाद खिलाना होता है, ठीक है। अगर बच्चा होश में है, कॉन्शियस है, तो उसको याद रखिए हमने 50 ml 10% ग्लूकोज या सुक्रोज का देना है। 50 ml देंगे, 10% ग्लूकोज या सुक्रोज अगर होश में है। लेकिन अगर बेहोश हो गया, हाइपो में चला गया, हाइपोग्लाइसीमिया में कॉन्शियसनेस लूज़ हो गई है, ओरली नहीं ले सकता, तो फिर हम उसको 5 ml पर kg के हिसाब से स्टीराइल 10% ही ग्लूकोज देंगे, लेकिन IV में, ठीक है। और उसके बाद जब वो होश में आ जाएगा तो 50 ml 10% ग्लूकोज या सुक्रोज NG ट्यूब के देंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा IV में देंगे 10% ग्लूकोज, फिर 5 ml पर kg के हिसाब से, फिर NG ट्यूब की तरफ स्विच कर देंगे, उतना ही 50 ml और 10% ग्लूकोज या सुक्रोज। ग्लूकोज भी दिया जा सकता है, सुक्रोज भी दिया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया हाइपोग्लाइसीमिया के मैनेजमेंट। अच्छा, इन समरी अगर हम देखें तो हाइपोग्लाइसीमिया को फ्रीक्वेंट फीडिंग के ज़रिए प्रिवेंट किया जा सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया में याद रखें बस 50 ml 10% ग्लूकोज या सुक्रोज देना है, ठीक हो गया। उसके बाद अगला आता है, ये सारी ना सीवियर मेल न्यूट्रिशन की मैनेजमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। असल में मेल न्यूट्रिशन की मैनेजमेंट जो होती है वो मतलब डिफरेंट तरीके से होती है कि माइल्ड टू मॉडरेट प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, उसमें हमने काउंसिल करना है, पेरेंट्स को एजुकेट करना है हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिहाज से, ठीक है। हेल्दियर और मोर बैलेंस डाइट का बताना है, फोर्टिफाइड फूड खिलाएं ताकि एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मिलें, स्नैक्स भी देने हैं मील्स के दरमियान, बच्चे को स्नैक देने हैं 2-3, ठीक है। और ड्रिंक्स भी देनी है जिसमें ज़्यादा कैलोरीज हो। ये है माइल्ड टू मॉडरेट की मैनेजमेंट। और उसमें कॉमन इलनेस जैसे डायरिया वगैरह की केयर का समझाना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन देनी है, ग्रोथ मॉनिटरिंग और प्रोमोशन स्ट्रैटेजी। अब जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो सीवियर मेल न्यूट्रिशन की मैनेजमेंट है, ठीक है। उसमें जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है उनको कैसे मैनेज करना है वो हम देख रहे हैं, यानी ये अक्यूट फेज़ मैनेजमेंट आ गई, ठीक है। इसमें हाइपोग्लाइसीमिया हमने सारा देखा कि फ्रीक्वेंट फीडिंग करवाएं, 50 ml 10% ग्लूकोज या सुक्रोज। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट और डिहाइड्रेशन का पूरा हमने अभी डिस्कस किया। अब नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन को देखें, 4 चीज़ें 2 चीज़ें तो ये याद रखें कि एंटीबायोटिक्स जो है इन्फेक्शन के लिए देंगे। दूसरी बात ये कि बच्चों जिनको कॉम्प्लिकेशन हो गई है ना, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया हुई है, हाइपोथर्मिया हो गया है, स्किन इन्फेक्शन है, या जो लेथार्जिक या सिक बीमार लग रहा है, तो उनको आपने एंटीबायोटिक्स देने हैं। उनको हाइपो हुआ है, हाइपोथर्मिया हुआ है, ग्लाइसीमिया हुआ है, स्किन इन्फेक्शन है या लेथार्जिक सिक लग रहा है, तो उनको एंटीबायोटिक्स देने हैं, ठीक है। अब कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन में से बताया इन्फेक्शन जैसे कि डायरिया, UTI, सेप्टिसीमिया, इनको हमने लाजमी ट्रीट करना होता है, तो एंटीबायोटिक ही इनको कंट्रोल करेंगे इन्फेक्शन को। अगर बच्चा कोई इन्फेक्शन का साइन शो ही नहीं कर रहा, कोई भी आपको इन्फेक्शन का साइन नहीं मिल रहा, तो और ना ही कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उनको आपने फिर भी एमोक्सिसिलिन या फिर आप कोट्रामोक्साजोल जो है 5 दिनों तक दोगे, जिसको साइंस नहीं भी है, ठीक है। और वो बच्चे जिनको कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, सेप्टिक शॉक या हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, स्किन पे इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी का है, यूरिनरी ट्रैक का है, या जो लेथार्जिक सिक नज़र आ रहा है, तो उसको आपने देना है एम्पिसिलिन, ठीक है। 50 मिलीग्राम पर kg एम्पिसिलिन देते हो, 50 मिलीग्राम पर kg, या फिर IV में यही एम्पिसिलिन IV में हर 6 घंटों बाद देते हो 2 दिनों तक। उसके बाद फॉलोड बाय एमोक्सिसिलिन, पहले एम्पिसिलिन देके फिर वही एमोक्सिसिलिन देनी है 15 मिलीग्राम पर kg ओरली हर 8 घंटों बाद 5 दिनों तक ये देनी है, ठीक है। 2 दिनों तक पहले एम्पिसिलिन, फिर 5 दिनों तक ये एमोक्सिसिलिन और जेंटामाइसिन 7.5 मिलीग्राम पर kg या IV रोज़ाना वंस डेली 7 दिनों तक जेंटामाइसिन देनी है, ठीक है। तो ये है इसका, जिस बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुई हैं, शॉक, सेप्टिक शॉक, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, स्किन इन्फेक्शन नहीं भी हुई, तो उसको भी हम कोट्रामोक्साजोल या एमोक्सिसिलिन 5 दिन तक देंगे। अगर बच्चा 48 आवर्स के अंदर इम्प्रूव नहीं हुआ, या आपने ट्रीटमेंट दिया एम्पिसिलिन 2 दिन, फिर एमोक्सिसिलिन 5 दिन, फिर जेंटामाइसिन दिया रोज़ाना 7 दिनों तक, बच्चा इम्प्रूव ही नहीं हुआ, तो फिर ऐसे बच्चे को आप सेफेलोस्पोरिन जो है ना, सेफ्ट्राएक्सोन 3rd जनरेशन, ये सेफ्ट्राएक्सोन 100 मिलीग्राम पर kg के हिसाब से डिवाइडेड डोजेज़ में 2 डोजेज़ दोगे, IV या IM, ठीक है, इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर 5 दिनों तक। अगर वो इम्प्रूव नहीं हुआ है तो फिर सेफ्ट्राएक्सोन देते हैं 5 दिनों तक, ठीक हो गया।
दैट्स इट। अब इसके अलावा एक और कंपोनेंट है एक्यूट फेज़ मैनेजमेंट का, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया इसमें समरी में बताऊं कि टेम्परेचर को हमने 35 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो रीवार्म करना होता है। अगर यानी 35 से बिलो है, बच्चा ठंडा हो गया, हाइपोथर्मिया में चला गया है, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम जा रहा है ना, तो उसको हम रीवार्म करेंगे, उसको एक्स्ट्रा क्लोथिंग पहनाएंगे या फिर उसको वार्मर के करीब रखेंगे। ठीक है, अब डिटेल देखें। सिवियरली जो मेलनरिश्ड बच्चा है वो हाइपोथर्मिक है अगर उसका रेक्टल टेम्परेचर बिलो 35.5 है, यानी हाइपोथर्मिक हम उसको कह रहे हैं, वो सिवियरली मेलनरिश्ड चाइल्ड, ठीक है, सिवियरली मेलनरिश्ड में उसको हाइपोथर्मिक कहेंगे अगर उसका रेक्टल टेम्परेचर, याद रखें, 35.5 से कम है, या अगर हमने एक्सिलरी किया है तो वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है। ठीक है, रेक्टल 35.5 से और एक्सिलरी 35 से अगर कम है तो हम कहेंगे बच्चा हाइपोथर्मिया में है। तो इन्फेंट और बच्चे जो होते हैं जिनको मरासमस होता है वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं टू हाइपोथर्मिया। मरासमस में ज़्यादा ससेप्टेबिलिटी है क्योंकि ऑब्वियसली उनकी स्किन डैमेज्ड है, लार्ज एरिया है डैमेज स्किन का, या तो उनको कोई सीरियस इन्फेक्शन होता है, तो इसीलिए मरासमस में ज़्यादा जो है हाइपोथर्मिया होता है। अगर अंडर आर्म का टेम्परेचर यानी एक्सिलरी का 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो बच्चे को हमने लाजमी वार्म करना है। ठीक है, तो फॉलोइंग टेक्निक देखिए, फिगर भी बना हुआ है, फॉलोइंग टेक्निक यूज़ की जाती है बच्चे को वार्म करने के लिए। कैंगरू टेक्निक इसको कहते हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ कैंगरू, पोजीशन फॉर कैंगरू मदर केयर। ठीक है, मदर केयर। तो इसमें क्या है कि कैंगरू टेक्निक में बच्चे को मदर की बेयर चेस्ट पे रखना होता है। ठीक है, अंदर देखिए शर्ट पहनी हुई है मदर ने, अंदर अपनी बेयर चेस्ट पे रखा है या एब्डोमेन पे, तो स्किन टू स्किन जो है कांटेक्ट होता है और दोनों फिर कवर्ड होते हैं, बच्चा भी बाहर से कवर्ड है, मदर भी कवर्ड है। ठीक है, इसको कहते हैं कैंगरू टेक्निक ऑफ वार्मिंग। क्लोथ द चाइल्ड वेल, ठीक है, बच्चे को सर को भी कवर करना होता है सही से, और वार्म ब्लैंकेट भी दे सकते हैं। इनकैंडिसेंट लैम्प भी साथ में रख सकते हैं जो हीट प्रोवाइड करता है। ठीक है, बट नॉट टचिंग द चाइल्ड्स बॉडी, यानी लैम्प साथ रखो, चाइल्ड की बॉडी को टच ना करें। तो ये टेक्निक्स हैं डिफरेंट, कि गर्म कपड़े पहना दिया, कंबल डाल दिया और लैम्प रख दिया, हीटिंग लैम्प, या ये कैंगरू टेक्निक। अब टेम्परेचर जो है हर आधे आधे घंटे पे आपने मेजर करते रहना है जब आप ये रिवार्मिंग करवा रहे हो, लैम्प के ज़रिए करवा रहे हो। तो हाइपरथर्मिया होने से प्रिवेंट करने के लिए आपने टेम्परेचर हर आधे घंटे पे चेक करना है कि बिल्कुल अब बढ़ भी ना जाए, हाइपरथर्मिया ना हो जाए। ठीक है, तो एवरी 30 मिनट्स आप मॉनिटर करोगे। सारे जो हाइपोथर्मिक बच्चे हैं उनको आप हाइपोग्लाइसीमिया के लिए भी चेक करोगे। टेम्परेचर तो कम हुआ है तो हाइपोग्लाइसीमिया में ना चला जाए और कोई सीरियस सिस्टमिक इन्फेक्शन तो नहीं है, तो उनके लिए भी आपने हर हाइपोथर्मिक बच्चे को मॉनिटर करना है, हाइपोग्लाइसीमिया के लिए और सीरियस सिस्टमिक इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, दैट्स। उसके बाद है सीवियर अनीमिया। ठीक है, एक्यूट फेज मैनेजमेंट जो सीवियर मेलन्यूट्रिशन की है उसमें हमने हाइपोग्लाइसीमिया को मैनेज करना है, इन्फेक्शन को, हाइपोथर्मिया, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी। तो उसमें ओरल आयरन देखें हम नहीं देते जब तक कि इन्फेक्शन रिजॉल्व नहीं हो जाता, ये याद रखिएगा, कभी भी हम इन्फेक्शन जब तक रिजॉल्व नहीं होता हमने आयरन ओरली तब तक नहीं देना। विटामिन, फॉलिक एसिड और जिंक सप्लीमेंटेशन हमने देनी है डेफिशिएंसी को करेक्ट करने के लिए। अब सीवियर एनीमिया में हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन जब 4 ग्राम से पूछा जाता है कि लेस देन 4 ग्राम पर डेसीलीटर हो, या फिर बच्चे का हेमेटोक्रिट लेस देन 12% हो, तो हम कहेंगे इट इज़ सीवियर एनीमिया। लेस देन 4 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन हो या हेमेटोक्रिट लेस देन 12। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है हीमोग्लोबिन को टेस्ट करना, तो हम क्लिनिकल जजमेंट पे ही रिलाई करेंगे, बच्चे को क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे कि अनीमिया कितनी है। सीवियर अनीमिया क्या करवाती है हमें पता है, कॉम्प्लिकेशन है हार्ट फेलियर, तो इसीलिए हमें इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए ट्रीट करना होता है। वैसे तो नॉर्मली भी हमें पता है कि 7 से नीचे अगर हीमोग्लोबिन जाती है एडल्ट्स में भी, तो हम 7 से नीचे पे ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मेल न्यूट्रिशन जो है वो सीवियर अनीमिया की कॉज नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है कि हम बाकी कॉजेज़ को भी ढूंढें बच्चे में कि अनीमिया किस वजह से है, जैसे मलेरिया, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स तो नहीं है जैसे हुकवॉर्म। ठीक है, तो वजह भी ढूंढनी है। अच्छा, अब उसमें पहले जो 48 आवर्स हैं, अगर बच्चे को सीवियर अनीमिया हो गई है, 4 से कम है हीमोग्लोबिन, हेमेटोक्रिट या फिर 12 से कम है, तो पहले 48 घंटों में हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी होगी अगर उसका हीमोग्लोबिन 4 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है, 12% कम है हेमेटोक्रिट, या फिर उसकी हीमोग्लोबिन 4 to 6 के दरमियान है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी है साथ में, तो ऑब्वियसली शॉक के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, पेरिफेरी में परफ्यूजन नहीं हो रही,
और हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए 4 to 6 के दरमियान है, साथ में रेस्पिरेटरी स्ट्रेस है तो उसमें भी हमने ट्रांसफ्यूज़ करना होगा, या अगर सिर्फ सिंपली हीमोग्लोबिन 4 से कम है। ठीक है, उसके बाद आता है कॉर्नियल क्लाउडिंग एंड अल्सरेशन। इसको कैसे ट्रीट करें? मेल न्यूट्रिशन में बच्चे को अगर ये हो गई है तो कॉर्नियल क्लाउडिंग और अल्सरेशन डेंजरस कंडीशन है, उससे विनाई भी जा सकती है, विजन लॉस हो सकता है अगर अर्जेंटली ना ट्रीट किया गया। तो विटामिन ए और एट्रोपिन आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं इमीडिएटली कॉर्नियल अल्सरेशन के लिए, ये याद रखें, विटामिन ए देते हैं और एट्रोपिन आई ड्रॉप्स। ठीक है, अब विटामिन ए का डोज वैसे नेक्स्ट टेबल में गिवन है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, दोबारा मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी कितना देना होता है। बाकी जो एट्रोपिन है उसका 1 ड्रॉप 1% इंस्टिल करना होता है अफेक्टेड आई में जहाँ पे अल्सरेशन या क्लाउडिंग हुई है, ताकि आई रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स करने के लिए एट्रोपिन दे रहे हैं। ठीक है, और लेंस जो है वो पुश आउट ना हो। टेट्रासाइक्लिन के आई ड्रॉप और बैंडेजिंग भी WHO रेकमेंड करते हैं कॉर्नियल क्लाउडिंग और अल्सरेशन के लिए, टेट्रासाइक्लिन आई ड्रॉप्स एंड बैंडेजिंग। ठीक है, अच्छा अब डाइटरी मैनेजमेंट पे आ जाए। बच्चे को मेल न्यूट्रिशन को ट्रीट कर रहे हैं, तो उसमें जो सीवियर मेल न्यूट्रिशन में हम ट्रीट करते हैं ना, ये सारी एक्यूट फेज मैनेजमेंट थी, हाइपोग्लाइसीमिया, इन्फेक्शन, हाइपोथर्मिया, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। अब जो है ना न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन फेज़ भी होता है। इस फेज़ में जो है उसका जो वज़न लॉस हुआ है उसको हम एक्सेसिव फीडिंग करवा के उसको रिकवर करते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट में 150 से 250 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे के हिसाब से उसको देनी है। और प्रोटीन याद रखिएगा, स्पेशली क्योंकि क्वाशरकोर में प्रोटीन की ही कमी है, तो 3 to 5 ग्राम प्रोटीन पर केजी के हिसाब से 3 to 5 ग्राम पर केजी पर डे देने हैं। ठीक है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी जो भी है उसको करेक्ट करेंगे। मदर को ट्रेन करेंगे कि वो इसी तरह की केयर घर पे किस तरह देगी बच्चे को। और ये जो फेज़ होता है ना न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन का, ये 2 से 4 हफ्तों तक चलता है। ठीक है, महीना तक। ठीक हो गया, तो इसमें डाइटरी में अमाउंट प्रोटीन की कैलोरीज़ की बताइए। कैलोरी हमने 120 से 140 किलो कैलोरीज पर केजी के हिसाब से देनी है पर डे। ठीक है, या फिर 150 से 250 भी कह सकते हैं। एलिमेंटल आयरन देना है 6 मिलीग्राम पर केजी पर डे, लेकिन याद रखिए अक्यूट इन्फेक्शन में कभी नहीं देते, जब तक रिजॉल्व नहीं हो जाता तो हम एलिमेंटल आयरन नहीं देते। विटामिन ए 6 महीने से छोटा बच्चा है तो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए देंगे। 6 से 12 महीनों का है तो 1000 इंटरनेशनल यूनिट, लेकिन अगर 12 महीने यानी 1 साल से बड़ा है तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, तो ये आपने डोज अच्छी तरह से याद रखने, अब तो याद भी हो गए होंगे, बार बार रिपीटेशन हो रही है। फिर विटामिन डी का डेली डोज आपको पता है 400 इंटरनेशनल यूनिट, और विटामिन के 5 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर देते हैं या आईवी में वंस डेली देते हैं 5 मिलीग्राम। ठीक है, अच्छा अब इनिशियली ना स्मॉल थोड़ी सी बच्चे को फ्रीक्वेंट फीड ही देनी है, लेकिन इनिशियली उसको थोड़ी देनी है, थोड़ी पर बट फ्रीक्वेंट। ठीक है, जैसे कि क्योंकि मरासमस क्वाशरकोर इसमें बच्चे, वैसे मरासमस में तो अच्छी एपेटाइट होती है, लेकिन क्वाशरकोर में तो बच्चा एनोरेक्सिक है। ठीक है, तो इसलिए उसको भूख नहीं लग रही, वॉमिटिंग होती है, प्रोन टू वॉमिटिंग, जो खाएगा उल्टी करेगा, तो आपने थोड़ा देना है बट फ्रीक्वेंट देना है। ट्यूब फीडिंग जो है सीवियर केसेस में कर सकते हैं, ट्यूब फीडिंग। अच्छा, मिल्क जो है ना एक बहुत अच्छा फॉर्म है जो कैलोरीज भी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन भी प्रोवाइड करता है। दूध देंगे डाइट में। ठीक है, और 7 से 10 दिनों के बाद ऑफ द डाइटरी मैनेजमेंट सॉलिड फीड्स रिक्वायर्ड होती हैं उन बच्चों के लिए जो 4 से 6 माह से बड़े हैं। उसमें उसको दलिया दिया जाएगा, खिचड़ी, फिरनी, अंडे। ठीक है, जो वीनिंग जब करवाई जाती है 6 माह से बड़ा है तो ये चीज़ें भी देंगे। ठीक है, 7 से 10 दिनों के बाद। पहले जो 3-4 दिन होंगे उसमें 90 से 150 ml पर केजी स्किम्ड मिल्क या फिर हाफ डाइल्यूटेड काउ मिल्क। ठीक है, पहले से 3 से 4 दिनों में, फिर मिल्क ही है ज़्यादातर। फिर 3 से 4 दिनों के बाद एक सॉलिड फीड पहले दी जाएगी, फिर जो है दूसरी ऐड की जाएगी 3-4 दिन, उसके 3-4 दिनों के बाद दूसरी कोई ना कोई सॉलिड फीड। पहले अंडे खिला लिए तो फिर दलिया खिला लिया, इस तरह सॉलिड फीड स्टेप वाइज इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। जब 20th डे चल रहा होगा ना रिहेबिलिटेशन का, मैंने आपको बताया कि ये रिहेबिलिटेशन को 4 हफ्तों तक लग जाते हैं, 2 से 4 हफ्ते। 20th डे पे 3 सॉलिड फीड पर डे उसको देनी है, 3 वो सॉलिड्स खा रहा है घर में, मतलब डाइट में। अच्छा, अब व्हाट इज़ रिडक्टिव एडाप्टेशन? रिडक्टिव एडाप्टेशन क्या चीज़ है? जो बॉडी सिस्टम है ना वो शट डाउन हो जाता है जिनको सीवियर मेल न्यूट्रिशन होती है, यानी सिस्टम स्लो डाउन होता है और लेस होता है इन ऑर्डर टू अलो सर्वाइवल ऑन लिमिटेड कैलोरीज। यानी याद रखें ये रिडक्टिव एडाप्टेशन एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है बॉडी का,
सिवियर मेल न्यूट्रिशन के लिए। इसमें यानी ये स्लो डाउन होता है, अपने सिस्टम्स को यानी स्लो डाउन कर देता है ताकि एनर्जी को संभाल के रखे, कंजर्व करके रखे, तो सारे सिस्टम्स को स्लो डाउन करता है। ठीक है, बॉडी मोबिलाइज करती है फैट को और प्रोटीन रिजर्व्स को मसल से, स्किन, ऑर्गन से। ठीक है, और फिजिकल एक्टिविटी ग्रोथ बेसल मेटाबॉलिज्म को कम कर देती है ताकि जो बचे कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हीं पे मेरी ज़िंदगी गुजरे, सर्वाइवल हो। इस तरह बॉडी एडाप्ट करती है, तो उसको कहते हैं रिडक्टिव एडाप्टेशन। तो इससे होगा क्या कि हर सेल, ऑर्गन और सिस्टम अफेक्ट होता है और बॉडी की फंक्शनिंग लेस एफिशिएंट होती है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि सिस्टम शट डाउन होता है विथ सीवियर मेल न्यूट्रिशन जिनको होती है, और उसमें जो है ये इसीलिए हुआ है कि जो लिमिटेड कैलोरीज हैं उन्हीं पे मेरा गुजारा हो जाए। ठीक है, जो मुझे खाने को नहीं मिल रहा, जो बच्चा है उसी पे करूँ। तो ये जो स्लोइंग डाउन है इसको हम रिडक्टिव एडाप्टेशन कहते हैं। तो ये भी वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ रिडक्टिव एडाप्टेशन। तो अब जैसे बच्चे को हम ट्रीट करते हैं ना, तो अब ऑब्वियसली ट्रीटमेंट दे रहे हैं मेल न्यूट्रिशन का, तो उसकी बॉडी जो सिस्टम है वो ग्रेजुअली लर्न करना शुरू करेंगे टू फंक्शन फुली अगेन। ठीक है, रैपिड चेंजेस जैसे रैपिड फीडिंग या फ्लूइड्स अगर हम देंगे तो ऑब्वियसली उसके सिस्टम स्लो डाउन हुए हुए थे, वो ओवरवेलम हो जाएंगे। अचानक से हम इतना सारा खिला देंगे, रैपिडली देंगे फ्लूइड भी, तो फीडिंग सिस्टम जो है उसको पहले स्लोली और कॉशियसली हमने बढ़ाना है, जल्दी से नहीं करना। ठीक है, इसीलिए हमने पहले स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स की बात की कि बच्चा वैसे भी एनोरेक्सिक है, तो हम पहले मिल्क देते हैं, फिर स्किम्ड मिल्क दे के 3-4 दिन, फिर एक सॉलिड डाइट, फिर अगले 3-4 दिनों के बाद दूसरी, फिर 20th डे तक 3 सॉलिड डाइट। इस तरह इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि उसका रिडक्टिव एडाप्टेशन जो है वो उसको हम स्लोली और कॉशियसली बढ़ाएंगे। ठीक हो गया। अब आ जाए इसके बाद फार्मूला पे, फीडिंग फार्मूलाज पे। फीडिंग फार्मूलाज में F75 एंड F100, ये F75 ना थेरेप्यूटिक मिल्क बेस्ड फार्मूला ही है, इनिशियल स्टेबलाइजेशन फेज़ के लिए यूज़ होता है सिवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन में। ठीक है, इसमें ना न्यूट्रिएंट्स वगैरह बैलेंस में होते हैं, बच्चे के मेटाबॉलिज्म को और सपोर्ट स्टेबलाइज करते हैं और रिहाइड्रेशन को सपोर्ट करते हैं इस क्रिटिकल पीरियड के दौरान। ठीक है, वेट गेन के लिए नहीं होता एक्चुअली, ये मेडिकल कॉम्प्लिकेशन जो होती है ना मेल न्यूट्रिशन में, उनको जो है डील करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसकी पिक्चर भी बनी हुई है, फीडिंग फार्मूला F75। तो ये एक्चुअली स्टार्टर फार्मूला होता है इनिशियल मैनेजमेंट में यूज़ करने के लिए। ठीक है, बिगनिंग एज सून एज पॉसिबल, और इसको 2 से 7 दिनों तक देना है जब तक कि बच्चा स्टेबलाइज नहीं हो जाता। ये F75 फीडिंग फार्मूला देते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा सिवियरली मेल नरिश्ड बच्चा है तो वो यूजुअल अमाउंट ऑफ प्रोटीन और सोडियम को इस स्टेज पे बर्दाश्त नहीं कर पाता, टॉलरेट नहीं कर पाता, या हाई अमाउंट ऑफ फैट को। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा सिवियरली मेल नरिश्ड है ना, तो उसमें उसको हम यूजुअल अमाउंट जितनी नॉर्मली हम खाते हैं, बच्चे बाकी भी खाते हैं, तो उसको सिवियरली मेल नरिश्ड बच्चे को उतनी प्रोटीन या सोडियम हम देंगे इस स्टेज पे, या हाई अमाउंट ऑफ फैट, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो डाई भी कर सकता है, मर भी सकता है बहुत ज़्यादा प्रोटीन या सोडियम की वजह से। ठीक है, उनको ग्लूकोज की नीड होती है, सो दे मस्ट बी गिवन इन अ डाइट दैट इज़ लो इन प्रोटीन। ऐसी डाइट होनी चाहिए इन सिवियरली मेल नरिश्ड की जिसमें फ़िलहाल के लिए प्रोटीन लो हो, सोडियम लो हो, कार्बोहाइड्रेट्स हाई हो। ठीक है, ठीक है, हाई इन कार्बोहाइड्रेट, लो इन प्रोटीन एंड लो इन सोडियम। तो इसीलिए अब F75 स्पेशली ऐसे बच्चों की नीड को मीट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये सोडियम और प्रोटीन कम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, तो इससे उनका बॉडी सिस्टम ओवरवेल्म भी नहीं होगा इन द इनिशियल स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट। तो हम ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, पहले 2-7 दिन ये F75 दिया जाता है। अब F75 जो है ना डेथ को प्रिवेंट करता है, इतने फ़ायदेमंद है, मौत नहीं होने देगा ऑब्वियसली। ठीक है, F75 में देखें 75 किलो कैलोरीज होती हैं। कितनी? 75 इसमें किलो कैलोरीज होती हैं। 0.9 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ml में। ठीक है, इसके 100 ml में 0.9 ग्राम प्रोटीन होती है और के कैलोरीज इसमें 75 किलो कैलोरीज। अब जैसे ही बच्चा स्टेबलाइज हो जाता है इस F75 देने पे, तो उसके बाद फिर हम उसको F100 देते हैं, कैचअप फार्मूला, ताकि उसका वेस्टेड टिश्यू दोबारा से रीबिल्ड हो। इससे स्टेबलाइज हो गया, अब हम स्विच करेंगे कैचअप फार्मूला जो कि है F100, ताकि उसके जो वेस्टेड टिश्यूज थे अब वो रीबिल्ड होना शुरू हो। तो अब इस F100 में क्या है, F100 में ज़्यादा कैलोरीज और प्रोटीन होते हैं, यानी वहाँ 75 किलो कैलोरीज थे तो इसमें 100 किलो कैलोरीज होते हैं, तभी इनका नाम 75 और 100 है। ठीक है, और इस वहाँ पे 0.9 ग्राम प्रोटीन था पर 100 ml में, लेकिन F100 में 2.9 ग्राम प्रोटीन है पर 100 ml में। ठीक हो गया।
तो ये था फीडिंग फार्मूलाज F75 एंड F100। उसके बाद आ जाए मिनरल मिक्स पे। अब मिनरल मिक्स क्या चीज़ है? अच्छा, मिनरल मिक्स जो है ना, ये इंक्लूड किया जाता है हर रेसिपी में फॉर F75 एंड F100, ठीक है, उसमें मिलाया जाता है। और जो रीसोमाल मैंने आपको बताया पीछे, रीसोमाल की प्रिपरेशन में भी ये देखिए हमने मिनरल मिक्स ऐड किया था, ठीक है। तो मिनरल मिक्स अगर देखिए यहाँ पे है एग्जांपल ऑफ F75 एंड F100। इफ़ यू हैव सीरियल फ्लोर एंड कुकिंग फैसिलिटीज़ यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग रेसिपीज़ फॉर द F75। यानी F70 से रिलेटेड आप कौन सी रेसिपीज़ बना सकते हैं अगर आपके पास आटा है और कुकिंग फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट है इसमें ड्राइड होल मिल्क। अच्छा, अल्टरनेटिव है इफ़ यू हैव ड्राइड होल मिल्क, इंग्रेडिएंट्स में ड्राइड होल मिल्क, शुगर 70 ग्राम, ड्राइड होल मिल्क 35 ग्राम, ठीक है, F75 के लिए अमाउंट है। सीरियल फ्लोर 35 ग्राम, वेजिटेबल ऑयल 20 ग्राम, मिनरल मिक्स 20 ml, वाटर टू मेक 1000 ml, ठीक है। तो यानी आप जो है खुद जो है ये चीज़ें, आपके पास अगर सीरियल फ्लोर है, कुकिंग फैसिलिटी है, तो आप अपना F75 बना सकती हो। ये उसकी रेसिपी है और ये F75 की अमाउंट है कि इतना इतना ये चीज़ें डालनी है, तो ये F75 घर पे बन गया, ठीक है। तो ये है कि अगर आपके पास ड्राइड होल मिल्क है, लेकिन अगर आपके पास फ्रेश काऊ का मिल्क है, ये तो ड्राई मिल्क पाउडर डाल के हमने बनाया ना, फ्रेश काऊ का अगर मिल्क है तो उसमें भी आप F75 बना सकते हो। कैसे? फ्रेश काऊ का मिल्क आपने 300 ml ले लेना है, शुगर 70, सीरियल फ्लोर लेंगे 35, वेजिटेबल ऑयल 20, मिनरल मिक्स 20, वाटर टू मेक 1000 ml जितना वाटर लेंगे, ठीक है। अगर फिर आपके पास सीरियल फ्लोर नहीं है या फिर कुकिंग की फैसिलिटी नहीं है, तो आप जो है फॉलोइंग रेसिपी यूज़ करते हो F75 के लिए, यानी आपके पास नो कुकिंग इज़ रिक्वायर्ड इन F100। अच्छा, F100 में कुकिंग नहीं रिक्वायर्ड। यहाँ पे है इफ़ यू हैव ड्राइड होल मिल्क, तो उसमें आपने 35 ग्राम जितना जो है ड्राइड होल मिल्क लेना है F75 के लिए, जबकि F100 के लिए 110, ठीक है। शुगर 100 है तो उसमें 50 पड़ेगी, वेजिटेबल और इसमें 20, वहाँ पे 30, मिनरल मिक्स 20, वो 20, दोनों में 1000 ml वाटर। लेकिन अगर काऊ मिल्क से बना रहे हैं, ठीक है, सीरियल फ्लोर बस नहीं है ना, हमने यहाँ पे कहा अगर हमारे पास सीरियल फ्लोर नहीं है तो उसके बगैर, क्योंकि उसमें कुकिंग करनी पड़ेगी और कुकिंग फैसिलिटी नहीं है, तो हम इससे भी बना सकते हैं। फ्रेश काऊ मिल्क 300, लेकिन वहाँ पर F100 में थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, 880। शुगर भी उसमें जो है 75 है, लेकिन यहाँ पे 100 है। वेजिटेबल ऑयल जो है F75 में 20, वहाँ भी 20, बाकी 20, मिनरल मिक्स 1000 जो है, दोनों में वाटर है। तो इस तरह से आप सीरियल के साथ और सीरियल के और कुकिंग के बगैर किस तरह से F75 बनाते हो और F100, तो ये सारा इसने मेंशन किया है, ठीक हो गया। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको समझाने के लिए इसने बताया है। फिर आती है रीफीडिंग सिंड्रोम। व्हाट इज़ रीफीडिंग सिंड्रोम? एक्चुअली याद रखिए, ये एक पोटेंशियली फैटल कंडीशन होती है, जो जब सिवियरली मेल नरिश्ड बच्चा खाना शुरू करेगा, दोबारा से रीफीड करेगा, ऑब्वियसली सही से खाना खाने लगेगा, तो उसको रीफीडिंग सिंड्रोम होता है। पोटेंशियली फैटल कंडीशन है, मौत भी हो सकती है। एक्चुअली बहुत जल्दी से रैपिड री इंट्रोडक्शन फूड की करवाना बहुत डेंजरस है, ठीक है। डेंजरस शिफ्ट करवा देता है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स में, यानी पोटेशियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, ये इलेक्ट्रोलाइट्स शिफ्ट हो जाते हैं, तो उससे हार्ट फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ जैसी कंडीशन हो सकती हैं। तो ठीक है, ये रीफीडिंग सिंड्रोम है। बहुत जल्दी से, इसीलिए अचानक से फूड की इंट्रोडक्शन नहीं करवानी होती, वरना ये डेंजरस शिफ्ट हो सकती है। इट अकर इफ़ अग्रेसिव कार्बोहाइड्रेट स्पेशली दिए जाए ना, बहुत सारे अग्रेसिवली बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट अचानक से बच्चे को दें, तो रीफीडिंग सिंड्रोम होता है। उससे होगा क्या कि इंसुलिन के लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट दिया, तो पोटेशियम ऑब्वियसली शिफ्ट होगा, फॉस्फेट भी और मैग्नीशियम भी, ठीक है। बहुत कार्बोहाइड्रेट देने पे इंसुलिन लेवल बढ़े, पोटेशियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम सेल्स के अंदर चले गए, ठीक है। तो इससे ये रीफीडिंग सिंड्रोम होता है। सिवियर हाइपोफॉस्फेटीमिया, ऑब्वियसली वो सेल में चले गए ना, फॉस्फेट कम हो गया, तो रीफीडिंग हाइपोफॉस्फेटीमिया होगा, तो उसके मैनिफेस्टेशन वीकनेस, रेब्डोमायोलाइसिस, न्यूट्रोफिल्स का डिसफंक्शन, कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है, सीजर्स और एल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या इवन सडन डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ये सिवियर जो हाइपोफॉस्फेटीमिया हुई है उसकी मैनिफेस्टेशंस हुई है, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाए रिहेबिलिटेशन पे। तो रिहेबिलिटेशन जो है उसमें मैंने आपको बताया कि जो है, यानी बातें सारी हो चुकी हैं, बस बार बार उनकी तो इसी रिपीटेशन ही हो रही है एक तरह से।
रिहेबिलिटेशन फेज़ तब स्टार्ट करते हैं जब बच्चे की एपेटाइट अब रिटर्न हो गई। शुरू में तो एनोरेक्सिक था, उल्टी भी कर सकता था, तो हम ग्रेजुअली स्लोली स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स दे रहे थे और सारी मैनेजमेंट मैंने आपको समझाई। तो रिहेबिलिटेशन में फ़ेज़ हम तब स्टार्ट करेंगे जब अब बच्चे की भूख सही से आ गई है, अब सही उसको भूख लग रही है, खा पी भी रहा है, तब स्टार्ट होगा। वो बच्चा जो अभी तक एनजी ट्यूब फीडिंग पर है और रिहेबिलिटेशन फेज़ में एंटर होने के लिए कंसीडर नहीं हुआ, ठीक है, तो उसमें फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होंगी? प्रिंसिपल्स टास्क ड्यूरिंग द रिहेबिलिटेशन फेज आर टू इनकाउंटर द चाइल्ड टू ईट एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, इतना टाइम हो गया है, अब हम बच्चे को इनकरेज करेंगे कि वो खाए, जितना उससे पॉसिबल हो सके वो उतना खाए। इसके अलावा हमने उस ब्रेस्ट फीडिंग जो है अगर नेसेसरी है तो उसमें हम री इनिशिएट करवाएंगे या इनकरेज करवाएंगे कि मदर इसको ब्रेस्ट फीड दे। इसको इमोशनल और फिज़िकल डेवलपमेंट को भी स्टिमुलेट करना है और मदर को भी प्रिपेयर करना है कि घर जाते वक्त, डिस्चार्ज होते वक्त वो घर जाके बच्चे की किस तरह से केयर करेगी, तो उसके लिए मदर को प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन के लिए ट्रांसफ़र के लिए क्राइटेरिया क्या है? बच्चा जो है वो हॉस्पिटल में होना चाहिए इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिहेबिलिटेशन फेज़, पहले से में वो घर हॉस्पिटल में ही होता है, एडमिट होता है। बच्चे को हम न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन तब ट्रांसफ़र करेंगे जब सारे क्राइटेरिया जो यहाँ पे गिवन है ये मीट हो जाते हैं, और ये स्पेशली जब बच्चा दाखिल होता है ना, एडमिट होता है, तो उसके 2 से 3 हफ्तों के बाद ये वाला फेज़ स्टार्ट होता है न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन का, ठीक है। तो 2-3 हफ्तों बाद अगर आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो आप उसको फिर न्यूट्रिशनल रिहैब के लिए ट्रांसफ़र करते हो। उसमें है कि 2-3 हफ्तों के बाद पहला तो यही था ना, अक्यूट मैनेजमेंट, हाइपोथर्मिया, डिहाइड्रेशन, हाइपोग्लाइसीमिया सारी, तो उसके 2-3 हफ्तों बाद अब बच्चा सही से खा रहा है, ठीक है, ईटिंग वेल, मेंटल स्टेट उसकी इम्प्रूव हुई है, यानी स्माइल भी कर रहा है, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, सराउंडिंग्स में भी इंटरेस्ट ले रहा है, तो मतलब मेंटल स्टेट इम्प्रूव हुई है, अच्छा खा रहा है, सही से बैठ रहा है, क्रॉल कर रहा है, स्टैंड्स या वॉक, डिपेंड करता है उसकी एज क्या है, तो मतलब आपको माइलस्टोन्स भी सही मिल रहे हैं। बॉडी टेम्परेचर उसका नॉर्मल है 36.5 से 37.5। ये वॉमिटिंग या डायरिया नहीं कर रहा, ठीक है, कोई डायरिया वॉमिटिंग नहीं है, कोई इसमें आपको इडीमा नहीं मिल रही, और उसका वज़न भी गेन हुआ है, यानी मोर देन 5 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट पर डे 3 सक्सेसिव डेज से उसका गेन हुआ है, ठीक है। तो ये वेट गेन आपने याद रखना है, मोर देन 5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट रोज़ाना हुआ है 3 सक्सेसिव डेज़ में। तो ये क्राइटेरिया अगर आपको मिल रहा है इनिशियल एडमिशन के 2-3 हफ्तों के बाद, तो इसका मतलब है कि अब बच्चे को न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन के लिए हम ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। क्या होता है इसमें अब न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन में? मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट रेट है रिकवरी का, वो है अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है रेट ऑफ रिकवरी का, इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने कितनी कंज्यूम की है। इन्फेंट जो 24 महीनों से छोटे हैं, कम हैं, तो उनको सिर्फ एक्सक्लूसिवली लिक्विड या फिर सेमी लिक्विड डाइट फीड करवाई जाती है, और जो बड़े बच्चे हैं तो उनको फिर सॉलिड फूड भी दिए जाते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन की बात हो रही है। अब नियरली सारे जो सिवियरली मैलनरिश बच्चे होते हैं उनको अनीमिया होती है, तो इसीलिए हम उनको सप्लीमेंट्री फॉलिक एसिड और आयरन देते हैं, आयरन और सप्लीमेंट्री फॉलिक एसिड। आयरन जो है कभी भी, मैंने आपको बार बार बताया, इनिशियल फेज़ ऑफ ट्रीटमेंट में हमने नहीं देना, इस रिहेबिलिटेशन फेज़ में फिर हम आयरन देते हैं जब उसकी एक्यूट इलनेस बिल्कुल ठीक हो गई है और ये सारे साइंस हमें मिल रहे हैं कि बच्चा अब ठीक है, तो फिर न्यूट्रिशनल में हम, रिहेब में हम जो है आयरन देते हैं, ठीक है। आयरन अर्ली इन ट्रीटमेंट अगर दे दिया तो क्या होगा, टॉक्सिक इफेक्ट्स होंगे और वो बॉडी की एबिलिटी टू रेजिस्ट इन्फेक्शन के साथ इंटरफेयर करेगा, इन्फेक्शन को ट्रीट होने नहीं देगा जो हम आयरन देंगे शुरू में, इसीलिए नहीं देना, ठीक है। आयरन को कितना देना है, 3 मिलीग्राम पर केजी पर डे, 2 डिवाइडेड डोजेस में देंगे 3 महीनों तक, हमेशा याद रखिए 3 महीनों तक ये सप्लीमेंटल आयरन देना है डेफिशिएंसीज को करेक्ट करने के लिए, दिन में 2 बार 2 डिवाइडेड डोज में 3 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से। तो सपोज़ अगर बच्चा जो है वो 15 केजी का है तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 45 मिलीग्राम जो है रोज़ाना हम उसको देंगे, लेकिन 2 डिवाइडेड डोज में, यानी 45 का हाफ कर लेंगे और उसको 22.5 पहले देंगे सुबह, 22.5 शाम, इस तरह से 2 डिवाइडेड डोज में। और फॉलिक एसिड कितना देना है रोज़ाना,
ऑन डे 1 वैसे 5 मिलीग्राम देते हैं और उसके बाद रोज़ाना वो 1 मिलीग्राम फॉलिक एसिड खाएगा। मैक्सिमम डोज 5 ही होता है ना फॉलिक एसिड का, पहले दिन पे 5 देना है, फिर हम रोज़ाना उसको 1 मिलीग्राम, ठीक है। इसके अलावा बच्चा जो है उसका वेट आपने डेली करना है। न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन में हमने बात की कि उसको बच्चा छोटा है तो लिक्विड या सेमी लिक्विड डाइट देनी है, बड़ा है तो सॉलिड देंगे, ठीक है। और फिर हमने सप्लीमेंटल फॉलिक एसिड आयरन की बात की। इसके अलावा न्यूट्रिशनल रिहैब में उसका वज़न रोज़ाना चेक करते रहेंगे। यूजुअल वेट गेन कितना है उसके 10 से 15 ग्राम गेन होगा पर केजी पर डे, ठीक है। उसके हर केजी पे 10 से 15 ग्राम उसका गेन होना चाहिए रोज़ाना। वो बच्चा जो एट लीस्ट 5 ग्राम पर केजी पर डे 3 कंसेक्यूटिव दिनों से गेन नहीं कर रहा, 5 भी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ठीक है। हाई एनर्जी फीडिंग के साथ मोस्ट जो सिवियरली मेल नरिश बच्चे होते हैं वो अपने टारगेट वेट को रीच कर जाते हैं फॉर डिस्चार्ज आफ्टर 2 to 4 वीक, ठीक है। यानी ऐसी हम सही से हाई फीडिंग एनर्जी फीडिंग दे रहे हैं अगर बच्चे को तो बहुत से ठीक ठाक हो जाते हैं। सिवियरली मेल नरिश बच्चे भी अपने टारगेट वेट को 2 से 4 हफ्तों में ही अचीव करके, जितना उनकी एज के हिसाब से उनका टारगेट वेट है वो अचीव हो जाता है इस हाई एनर्जी फीडिंग की वजह से, और वो घर भेजे जाते हैं ठीक होके, ठीक है। तो ये हो गई न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन। फिर आती है रिकवरी। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि रिकवरी के 2 स्टेजेस होते हैं। इनिशियल रिकवरी होती है जो कि 2 से 3 हफ्तों के बाद होती है, जब इडीमा बच्चे का सही हो गया, डिसअपियर हो गया और बाकी साइंस भी उसके इम्प्रूव हो गए पहले 2 से 3 हफ्तों में, तो हम उसको कहते हैं इनिशियल रिकवरी, ठीक है। उसमें इडीमा भी सही हो जाता है, बाकी साइंस भी इम्प्रूव होते हैं। फिर दूसरा कंसोलिडेशन फेज़ आता है, वो अगले 2 से 3 माह तक होता है। उसमें क्या है, बच्चा उस 2 से 3 माह में उस कंसोलिडेशन फेज़ में अपना वज़न नॉर्मल रीगेन करेगा, दोबारा से गेन करेगा और क्लिनिकली वो रिकवर्ड कंसीडर होगा, ठीक है। उसको कहते हैं रिकवरी फेज़। तो ये आ गया इनिशियल रिकवरी और फिर दूसरी कंसोलिडेशन फेज़। तो ओवरऑल हमने रिकवरी देखी 2 स्टेजेस में होती है। अच्छा, अब घर कैसे भेजना है? घर भेजने के लिए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने का भी क्राइटेरिया है। बच्चा इसमें तीनों का देखेंगे, चाइल्ड का, मदर का और हेल्थ वर्कर का, ठीक है। सबसे पहले बच्चा जो है, चाइल्ड जो है, उसका एक तो वज़न एडिक्वेटली गेन हो गया है, यानी नॉर्मल है या फिर इंक्रीज्ड रेट पे उसका अच्छा खासा वज़न गेन हुआ है, ठीक है, नॉर्मल की तरफ आ गया है, एक तो ये क्राइटेरिया। दूसरा, बच्चा जो है अब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशनस डाइट ले रहा है, खा रहा है, जो कि मदर घर पर भी पका के उसको दे सकती है, तो एक ये पॉइंट भी होना चाहिए बच्चे में, तभी हम डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है। तीसरा, सारी और विटामिन्स की और मिनरल्स की डेफिशिएंसीज हमने ट्रीट कर ली हैं। चौथा, सारे इन्फेक्शंस और बाकी कंडीशंस उसकी जो हैं ट्रीट कर ली गई हैं या ट्रीट की जा रही हैं, जैसे एनीमिया, डायरिया, इंटेस्टाइनल पैरासाइटिक इन्फेक्शन, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, ओटाइटिस मीडिया, ये सारे इन्फेक्शंस किए जा रहे हैं या हो गए हैं ट्रीट। एक और ये बात, और एक और बात कि फुल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। अगर ये सारी पॉइंट्स हमें बच्चों में मिल रही हैं, ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है डिस्चार्ज फॉर होम। सारे बच्चे 9 माह से लेके, जो मतलब 9 माह से बड़े हैं और वो वैक्सीनेट नहीं हुए, उनको वैक्सीन्स नहीं लगी, तो उनको हमने मीज़ल्स की वैक्सीन देनी है। दोनों जब वो आए थे सीवियर मेल न्यूट्रिशन के साथ एडमिट हुए थे, ठीक है, तब एक तो मीज़ल्स की वैक्सीन लगाएंगे, दूसरा डिस्चार्ज के टाइम पे, ठीक है। डिस्चार्ज जब उनको डिस्चार्ज किया जाएगा हॉस्पिटल से, तब उनको मीज़ल्स की वैक्सीन लाजमी लगानी है अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है। तो पहला मीज़ल्स का डोज ऑफन प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी रिस्पॉन्स नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो सिवियरिटी ऑफ इंक्यूबेटिंग मीज़ल्स को एमेलियोरेट करता है और पार्शियली नोज़ोकोमियल मीज़ल्स से प्रोटेक्ट करता है। जो दूसरा डोज है ना, उससे फिर बच्चे की प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ये याद रखें। क्योंकि पहले डोज में जो हॉस्पिटल से मीज़ल्स ना हो जाए उससे उसको प्रोटेक्शन मिल रही है, सिवियरिटी मीज़ल्स की जो है एमेलियोरेट हो जाती है। तो इसीलिए हमने कहा कि जब वो एडमिट हुआ था उस टाइम पे एक डोज़ लगाया, फिर जो डिस्चार्ज होते वक्त दूसरा डोज़ लगाना है ना, तो दूसरे डोज़ में ही उसकी प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ बनती है, ठीक हो गया। तो ये हो गया, एक तो बच्चा सही से खा पी रहा है, विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी हमने करेक्ट कर ली है, इन्फेक्शन सही हो गए हैं, इम्यूनाइजेशन हो गई है और उसका अच्छा खासा सही से वेट गेन, नॉर्मल की तरफ वेट गेन हुआ है, ठीक है। अब मदर में क्या है, डिस्चार्ज तब कब करेंगे? अगर माँ जो है वो एबल है और विलिंग है कि वो बच्चे का ख्याल रख सकती है, इसी तरह घर पर भी वो बच्चे का ख्याल रखेगी, ठीक है। एबल भी है और विलिंग भी है। इसके अलावा माँ को पता है कि एप्रोप्रिएट फूड किस तरह बनाना है, किस तरह बच्चे को और कब फीड करना है, ठीक है। और इसके अलावा माँ को पता है हाउ टू मेक एप्रोप्रिएट
टॉयज़ एंड टू प्ले विद द चाइल्ड, क्योंकि ऑब्वियसली ये सिर्फ जो है बार बार हम कह रहे हैं इमोशनली और फिजिकल स्टिमुलाई को बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये जो है सिर्फ जो है खाने पीने से रिलेटेड नहीं है, ये भी चीज़ें आ जाती हैं उसमें, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन से रिलेटेड। तो बच्चा खेलना जानता है और टॉयज़ वगैरह से इमोशनली जो है फिट है। नोज़ हाउ टू गिव होम ट्रीटमेंट फॉर डायरिया, ठीक है, फीवर, माँ को पता है कि घर पे इसको मैं डायरिया कैसे ट्रीट करूँगी, अगर बुखार होता है कि तो कैसे करूँगी, अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और साइंस जो है उनको कैसे रिकॉग्नाइज़ करूँगी, तो मैं मेडिकल असिस्टेंट मुझे मस्ट सीक करनी है, वो कौन से साइंस हैं। तो ये सारी बातें अगर माँ को समझ आ गई हैं, और लास्टली माँ को हमने काउंसिल भी करना है स्ट्रांगली कि वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दे, 2 साल तक एटलीस्ट बच्चे को एक्सक्लूसिव 2 साल तक ब्रेस्ट फीड दे, और 6 माह तक एक्सक्लूसिव सिर्फ ब्रेस्ट फीड मिल्क दे। 6 माह के बाद क्योंकि वीनिंग स्टार्ट करनी होती है, ठीक है, 4 से 6 माह, तो 6 माह से पहले कुछ भी नहीं देना होता, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये सारी चीज़ें अगर माँ को समझ आ गई हैं, पता लग गई हैं, ठीक है, वो समझ रही है, तो फिर उसको हम डिस्चार्ज करेंगे। लास्ट पॉइंट, हेल्थ वर्कर क्या करेगा, हेल्थ वर्कर एबल टू इंश्योर फॉलो अप ऑफ द चाइल्ड एंड सपोर्ट फॉर मदर, ठीक है, अगर वो इंश्योर कर रहे हैं कि बच्चे का आपने इस टाइम पे अब फॉलोअप करवाना है और मदर को भी सपोर्ट के लिए फॉलोअप का कह रहे हैं, तो फिर ये सारा क्राइटेरिया है डिस्चार्ज फॉर होम, ठीक है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज का। ठीक हो गया। उसके बाद देख लेते हैं फॉलोअप का। अच्छा, एक ये टेबल बना हुआ है कि लो वेट गेन ड्यूरिंग रिहेबिलिटेशन। हमने कहा ना कि बच्चे में हमने देखना है कि उसका सही वेट गेन हुआ है, अच्छा हुआ है, तो गुड हम किसको कह रहे हैं, अगर उसका मोर देन 10 ग्राम पर केजी पर डे गेन हुआ है तो हम कहेंगे अच्छा वेट गेन हुआ है, ठीक है, गुड वेट। मॉडरेट तब कहेंगे सिर्फ जब 5 से 10 ग्राम पर केजी हुआ हो एक दिन में। पुअर तब है अगर वो लेस देन 5 है, ठीक है। वैसे बेस्ट यही है कि अच्छा वेट गेन 10 to 15 ग्राम पर केजी पर डे हो, ठीक है, तो 10 से अगर ऊपर है तो अच्छा है। फिर फॉलोअप देखें, प्लान्ड फॉलोअप बच्चे का एट द रेगुलर इंटरवल आफ्टर द डिस्चार्ज इज एसेंशियल। मैंने आपको बताया ना हेल्थ वर्कर उसको फॉलोअप का भी कहेगा, तो प्लान्ड फॉलोअप बताएंगे कि आपने इस तारीख पे दोबारा बच्चे को लेके आना है, अभी घर ले जाए, फिर आपने फॉलोअप पे आना है। जैसा कि रिलैप्स का रिस्क जो है ना वो डिस्चार्ज के पास ज़्यादा होता है। बच्चा घर चला गया, सब कुछ सही था, लेकिन दोबारा उसको ये कंडीशन हो गई मेल न्यूट्रिशन की, सीवियरली मेल न्यूट्रिशन, तो इसीलिए रिलैप्स का रिस्क ज़्यादा होता है। और इसीलिए हम बच्चे को फॉलोअप का तब कहते हैं ज़्यादातर 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्तों बाद, 1 माह बाद, 3 माह बाद और 6 माह बाद, ठीक है। ये फॉलोअप की डेट्स हैं कि इतने इतने टाइम पे आपने दोबारा मेरे पास लेके आना है। डॉक्टर हेल्थ वर्कर मदर को ऐसे गाइड करेंगे, ठीक है, 1 हफ्ते बाद, फिर 2 हफ्तों बाद, इस तरह। अगर प्रॉब्लम हमें कोई मिलती है तो फिर और ज़्यादा फ्रीक्वेंट विजिट्स का कहेंगे, अगर कोई ना कोई मसला है तो और फ्रीक्वेंटली विजिट्स का कहेंगे, जब तक कि वो मसला रिजॉल्व नहीं हो जाता। फिर वैसे जब बच्चा 6 माह का हो जाता है ना, सॉरी 6 माह के बाद इस तरह फॉलोअप चल रहा था, पहले एक हफ्ते बाद आती थी, फिर 2 हफ्ते बाद, फिर 1 माह बाद, तो जब 6 माह बाद जब आएंगी तो फिर हम कहेंगे कि अब आप 2 सालों के बाद आइएगा, अनटिल के बच्चा एटलीस्ट 3 साल का नहीं हो जाता, ठीक है। तो जब तक फिर वो 3 साल का नहीं हो जाता, फिर इसीलिए 2 साल के बाद आइएगा। तो ये फॉलोअप का डिटेल होगी। अब आता है मैनेजमेंट इन द माइल्ड एंड मॉडरेट केसेस। बच्चे को है मेल न्यूट्रिशन, लेकिन ये सारी हमने सिवियर मेल न्यूट्रिशन डिटेल में डिस्कस की। अगर माइल्ड टू मॉडरेट मेल न्यूट्रिशन है तो उसमें क्या है, अच्छा वैसे फॉलोअप का हमारा ना एम यही था कि रिलैप्स को प्रिवेंट करना है और प्रॉपर डेवलपमेंट, ग्रोथ और मेंटल डेवलपमेंट के लिए इंश्योर करने के लिए, ठीक है, कि सही से हो रही है बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट और ग्रोथ। तो उसके बाद अब यहाँ तक हमने सारा जो है सिवियर मेल न्यूट्रिशन को डिटेल में देखा। अब अगर माइल्ड से मॉडरेट केसेस हैं उनको कैसे हम मैनेज करते हैं। इस तरह के पेशेंट जो है ना रैपिडली रिस्पॉन्ड करेंगे डाइटरी थेरेपी से, अनलेस दे हैव गैस्ट्रोएंटराइटिस या कोई और इन्फेक्शन अगर ना हो उनको, या गैस्ट्रोएंटराइटिस नहीं है तो फिर हम उनको डाइट पे मॉडिफिकेशन करेंगे, तो डाइटरी थेरेपी से ही वो अच्छा खासा रैपिडली रिस्पॉन्ड करेंगे माइल्ड टू मॉडरेट वाले केसेस। हमारा मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट यही होता है कि बच्चे को इनफ फूड देना है जो कि फ्रेशली प्रिपेयर किया जाए और कंटेमिनेटेड ना हो, ठीक है। मिल्क अलोन जो है 4 से 6 माह तक बच्चों के लिए काफ़ी होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 माह तक करनी होती है और उसके बाद वीनिंग ऑफ फूड करवानी है बड़े बच्चों में। कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है, कैलोरी बच्चों को 120 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे देनी है। प्रोटीन कितने देने हैं, ठीक है। वहाँ पर सीवियर में हमने देखा था कि कैलोरी 120 से 140, या इवन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आप ऐसा भी कह सकते हो कि कैलोरीज जो हैं अगर
150 से 250 सीवियर में, ठीक है। तो यहाँ पर माइल्ड टू मॉडरेट तो 120 कैलोरीज पर केजी पर डे उसको देनी है, प्रोटीन 2 to 3 ग्राम देना है, ठीक है। और इसके अलावा पर केजी पर डे, और विटामिन ए जो है 1500 इंटरनेशनल यूनिट्स देंगे। वहाँ पर सीवियर में जो प्रोटीन है वो 3 to 5 ग्राम था, यहाँ 2 to 3 जो माइल्ड टू मॉडरेट है, और विटामिन ए हम यहाँ पर 1500। वहाँ पर मैंने आपको विटामिन ए का डोज एक्सप्लेन किया था कि अगर बच्चा छोटा है, कितना छोटा, जिसको हम 50,000 इंटरनेशनल यूनिट दे रहे थे, 6 माह से छोटा बच्चा है तो हम उसको हर 6 माह पे वैसे विटामिन ए देना होता है ना, तो 6 माह से छोटा है तो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट दिया। लेकिन अगर 6 माह से बड़ा है, 6 से 12 के दरमियान है, तो 1000 इंटरनेशनल यूनिट हर 6 माह पे। 2 साल से बड़ा है, सॉरी 2 से नहीं 12 महीनों से, मतलब 1 साल से अगर बड़ा है तो उसको 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हर 6 माह पे। तो डेली का अगर देखें तो विटामिन ए 1500 इंटरनेशनल यूनिट पर डे देना होता है, ठीक हो क्या। अदर रिक्वायरमेंट वैसे सेम ही है एज़ फॉर द सिवियर प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन पेशेंट्स, ठीक है, जो हमने देखी। दैट्स इट। तो यहाँ पर टॉपिक ख़त्म होने से पहले एक टेबल बना हुआ है एक अच्छा सा 6.25, जिसमें टाइम फ्रेम है मैनेजमेंट का उस बच्चे की जिसको सिवियर मेल न्यूट्रिशन है, ठीक है। यहाँ पर देखें ये टाइम फ्रेम है मैनेजमेंट का। इसमें सबसे पहले एक्टिविटी देखें, ट्रीट टू प्रिवेंट। जो चीज़ें इनिशियल ट्रीटमेंट में आती हैं, इनिशियल ट्रीटमेंट में भी 2 थे, पहले 2 दिन और फिर 3 से 7 दिनों तक, ठीक है। फिर रिहेबिलिटेशन का फेज़ चलता है 2 से 6 हफ्तों तक चलता है। फिर फॉलोअप चलता है 7 से 28 हफ्तों तक, 26 हफ्तों तक, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है हमने पढ़ा कि हमने उनको ट्रीट करना होता है ताकि हम हाइपोग्लाइसीमिया से प्रिवेंट करें। ये इनिशियल ट्रीटमेंट में ही आ जाता है, ठीक है। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं तो इसलिए पहले 1-2 दिन और इसी में फॉल कर रहा है, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, डिहाइड्रेशन को ट्रीट करना है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को फिर हम रीहैब तक ही कंटिन्यू रखते हैं, उसको करेक्ट करना होता है, ठीक है। इन्फेक्शन को भी ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है, इसको इनिशियल ट्रीटमेंट में ही करेक्ट किया जाएगा। मेल न्यूट्रिशन की जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो डेफिशिएंसी हुई है मेल न्यूट्रिशन की वजह से, उन माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ को भी हम करेक्ट करेंगे। लेकिन मैंने आपको बार बार बात बोली है कि आयरन आपने इनिशियल डिजीज़ में नहीं देना, ठीक है, जब इन्फेक्शन वगैरह हो स्पेशली, वरना टॉक्सिसिटी होगी, इन्फेक्शन ट्रीट नहीं होगा। तो यहाँ पर आप विदाउट आयरन रखोगे, जब रिहेबिलिटेशन होगा तब आपने उसको आयरन देना है बच्चे को, ठीक है। फीडिंग कब बिगिन करनी है, इनिशियल ट्रीटमेंट में ही फीडिंग स्टार्ट की जाएगी, और लेकिन ग्रेजुअली, अचानक से स्मॉल और फ्रीक्वेंट देना है। और क्योंकि बच्चा एनोरेक्सिक है, वॉमिटिंग करेगा, तो अचानक से नहीं देना, स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील देना है उसको। ज़्यादातर पहले कुछ दिन मिल्क पे ही रखते हैं, उसके बाद जो है वो सेमी सॉलिड, फिर जो है एक जो है सॉलिड डाइट, फिर जो है दूसरी, फिर 20 दिनों तक तीसरी सॉलिड डाइट, ठीक है। तो इस तरह फीडिंग मैंने आपको सारी समझाई। इंक्रीज़ फीडिंग टू रिकवर लॉस्ट वेट, ठीक है। अब फीडिंग जो है ज़्यादा कब बढ़ाई जाएगी ताकि जो लॉस्ट वेट है वो कैचअप ग्रोथ हो, तो वो रिहेबिलिटेशन फेज़ के बाद फॉलोअप तक उसकी फिर फीडिंग बढ़ाई जाती है बच्चे की, ठीक हो गया। दैट्स इट। यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओबेसिटी एंड डेवलपमेंट।